हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयू सेट 2019 के रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन। अब बढ़ते हैं हम हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। वो ये कहते हैं कि फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर चॉइस completes the same relationship with the third word that is not paired। ये कह रहा है कि आपके पास 3 वर्ड दिए होंगे जिनमें से कि 2 वर्ड कौन कौन से रिलेटेड है आपको बताया हुआ होगा, और आपको तीसरे वर्ड का रिलेशन फाइंड करना होगा कि तीसरा वर्ड किस वर्ड से रिलेटेड होगा 4 ऑप्शंस में से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा है कैंडल, लैम्प, फ्लड लाइट, और फिर उसके नीचे लिखा है हर्ट, कॉटेज एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह लिखना होगा या फिर सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 3 वर्ड्स लिखे हैं वो किस ऑर्डर में लिखे हैं, यानी कि किस बेसिस पे इनकी ऑर्डर को सेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कैंडल, लैम्प और फ्लड लाइट जो होता है वो सभी क्या है, सोर्स ऑफ, दे ऑल आर सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स देख करके साफ पता चल रहा है कि कैंडल जो है वो लैम्प से छोटा होता है। ठीक है, और जो फ्लड लाइट होता है उससे लैम्प छोटा होता है। फ्लड लाइट जो होता है वो हम उसको कहते हैं जो स्टेडियम्स में बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं पोल के ऊपर, उसको हम लोग फ्लड लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है, प्रोग्रेस का ऑर्डर है, यानी कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े की तरफ। ओके, तो उसी तरह जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं वो भी उसी तरह फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर्ट है और फिर कॉटेज है। तो हर्ट जो होता है वो कॉटेज से छोटा होता है, यानी कि कॉटेज जो होता है हर्ट से बड़ा होता है। तो यहाँ पे फिर उसी तरह कॉटेज किससे छोटा होता है या फिर कॉटेज से बड़ा क्या होता है। तो यानी कि यहाँ पे रहने की बात कर रही है कि जहाँ रहा जाता हो, यानी कि हम हर्ट में रहते हैं, लोग कॉटेज में रहते हैं, उसके बाद घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सही आंसर फिट बैठेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन बी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बी में ऑप्शन क्या है, सिटी है। सिटी यानी शहर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हट, कॉटेज, ये टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं। ओके, यानी कि हट, कॉटेज ये सब रहने की जगह है, बट शहर है कि जहाँ पे हट, कॉटेजेस सब एक साथ हों तो वो शहर बनते हैं। ओके, तो शहर तो नहीं होगा। फिर आता है टेंट। टेंट यानी तंबू। तंबू टेम्पररी होता है और वो कॉटेज से छोटा होता है, तो ये भी नहीं होगा। ड्विलिंग। ड्विलिंग जो होता है वो कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उन सभी जगहों के लिए जो कि रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्विलिंग में हर्ट भी आ जाता है, कॉटेज भी आ जाता है, कोई भी छोटी से छोटी जगह जहाँ पे लोग रह सकते हो वो जगह ड्विलिंग के अंदर काउंट होती है, जैसे कि बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, हट, कॉटेज, एनीथिंग। लेकिन हाउस जो होता है वो कॉटेज से बड़ा होता है और रहने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि घर। घर का जो हम यूजुअल मीनिंग समझते हैं कि जिसमें कि 4 से 5 कमरे हो, वैसे घर तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूजुअल मीनिंग की बात की गई है कि हाउस मतलब जहाँ पे लोग रहते हो, जहाँ पे मिनिमम 4 से 5 कमरे होते हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं और वो कॉटेज से बड़ा भी होता है। तो इसके लिए सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन हाउस। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लोर इज टू डिस्कवर, यानी कि एक्सप्लोर जो है वो डिस्कवर से रिलेटेड है। उसी तरह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप बता रहा है जैसा कि एक्सप्लोर और डिस्कवर के बीच है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की
कोशिश करेंगे कि इन सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि सबसे सटीक ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए। तो एक्सप्लोर का हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज की जानकारी हासिल करने की कोशिश करना या फिर जानकारी हासिल करना, उसको कहते हैं एक्सप्लोर करना। ओके। जब हम लोग किसी चीज की एक्सप्लोर करते हैं, किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या जानना चाहते हैं, ठीक है, या उसको जानने के लिए कोई भी हम लोग स्टेप उठाते हैं, तो उसका कंक्लूजन क्या होता है? एक्सप्लोर करेंगे तो चीजें डिस्कवर होगी, यानी कि डिस्कवर का जो मीनिंग होता है हिंदी में उसे कहते हैं खोज। डिस्कवर करना यानी खोज करना, यानी कि जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या होगा? हमें कुछ पता चलेगा, हम कोई खोज करेंगे, ठीक है, इस मीनिंग में है वो। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस को समझते हैं कि ये क्या मीनिंग दे रहा है। रीड का मतलब सभी कोई जानते हैं, रीड का मतलब होता है पढ़ाई करना या पढ़ना। ओके। स्किम का मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है, इसका बिल्कुल बेसिक मीनिंग होता है कि किसी लिक्विड सतह के ऊपर से कोई एक लेयर है तो उसको हटाने को कहते हैं स्किम करना। ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको किस सेंस में ये स्कीम वर्ड यूज हुआ है वो क्लियर नहीं है। बट स्कीमिंग का एक और मीनिंग ये भी होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि उस बैच में सभी क्रीम बच्चे हैं। क्रीम मतलब सारे अच्छे बच्चे हैं किसी बैच में। तो वो जो कहते हैं ना कि वो बैच को बनाया गया है स्कीमिंग करके, यानी कि सभी जो अच्छे बच्चे हैं उनको छांट करके कोई एक बैच बनाया गया है पढ़ाई करवाने के लिए। तो इस सेंस में भी स्कीम का वर्ड यूज होता है। और दूसरी तरह से कैसे यूज होता है? एक वैसे भी यूज होता है जो पढ़ने के लिए यूज होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं सरसरी आंखें, जैसे कि हम लोग फटाफट चीजों को पढ़ना, फटाफट यानी कि जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ना, एक नजर को देखना और फटाफट पढ़ते जाना, तो उसको भी कहते हैं स्कीम करना। यानी कि स्कीम के बहुत सारे मीनिंग हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि स्कीम का कौन सा मीनिंग रीड के साथ जा रहा है। तो रीड के साथ जाएगा कि सरसरी आंखों से पढ़ना, उस सेंस में स्कीम का मतलब जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं रिसर्च के ऊपर। रिसर्च का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना सिस्टमेटिक वे में किसी चीज को। ओके। और लर्न का मतलब सभी को जानते हैं, लर्न का मतलब होता है सीखना। यानी कि अगर हम किसी चीज को रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हमें कुछ पता चलेगा, हम कुछ लर्न करेंगे, कुछ बातें हमें पता चलेगी। राइट का मतलब सभी को जानते हैं, राइट का मतलब होता है लिखना। और प्रिंट का मतलब भी बहुत ही ऑब्वियस है, कुछ भी जो प्रिंट निकलता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से और कुछ हम लोग प्रिंट करते हैं पेपर के ऊपर, उसको उसे प्रिंट कहते हैं। ओके। थिंक का मतलब होता है सोचना। और रिलेट का मतलब होता है कि संबंध स्थापित करना, यानी कि हम कह रहे हैं कि ए बी से रिलेट करता है, रिलेटेड है। तो क्या है कि ए और बी के बीच कोई संबंध है। ओके। तो इन चार ऑप्शन के मीनिंग समझने के बाद वो कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्लोर और डिस्कवर के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर है? तो ये ऑब्वियस है कि जो ऑप्शन बी है वो सबसे ज्यादा सिमिलर है। जैसे कि एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज को जानना और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, यानी कि हम किसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा, हम कुछ उससे खोज निकालेंगे। अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम कुछ खोज निकालेंगे, इस सेंस में। उस सेंस में सबसे सुटेबल है ऑप्शन बी, दैट इज रिसर्च इज टू लर्न। यानी कि हम कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ छानबीन करेंगे, तो हमें कुछ पता चलेगा, हम कुछ लर्न करेंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यार्ड इज टू इंच एज क्वाज इज टू। हमारे पास चार ऑप्शन है, गैलन, आउंस, मिल्क एंड लिक्विड। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि यार्ड और इंच में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यार्ड और इंच जो है वो दोनों मेजरमेंट क्वांटिटीज हैं। ओके। तो 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो 1 यार्ड में होते हैं 36 इंचेस।
ओके, तो इससे ये पता चलता है यार्ड मेजरमेंट यूनिट जो है वो इनसे क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्वार्ट्ज किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में ये जो मिल्क है और लिक्विड है ये मेजरमेंट यूनिट्स नहीं है, तो ये ऑप्शन हम पहले डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब हमारे पास है गैलन एंड आउंस। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं गैलन्स और क्वार्ट का। तो इन 1 गैलन देयर आर 4 क्वार्ट, यानी 1 गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो गैलन मेजरमेंट यूनिट है वो क्वार्ट से क्या है, बड़ा है। लेकिन हमें एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट फाइंड आउट करना है जो कि क्वार्ट से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह यार्ड इन से रिलेटेड है क्वार्ट भी उसी तरह रिलेटेड होना चाहिए। तो यार्ड जैसे इन से रिलेटेड है तो यार्ड इन से बड़ा है, तो हमें भी कोई ऐसे मेजरमेंट यूनिट से क्वार्ट को रिलेट करना है जिसका कि मेजरमेंट यूनिट जिससे क्वार्ट बड़ा हो। लेकिन यहाँ तो गैलन से क्वार्ट छोटा है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, वो हो गया आउंस। तो आउंस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, एक आउंस में कितने क्वार्ट होते हैं, तो 0.03125। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि जो आउंस है वो क्या है, क्वार्ट से छोटा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, पेन इज टू पोएट एज निडल इज टू। पेन जिस तरह पोएट से रिलेटेड है, निडल किससे रिलेटेड है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, थ्रेड, बटन, स्विंग एंड टेलर। ओके, तो हम इसको कैसे समझते हैं। तो पेन पोएट से किस तरह रिलेटेड है, हम जानते हैं पोएट कौन होते हैं। पोएट वो होते हैं जो कविता लिखते हैं। तो कविता पोएट किससे लिखते हैं, तो वो पेन से लिखते हैं। उसी प्रकार निडल किससे रिलेटेड है, तो निडल हम जानते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है। निडल जो इस्तेमाल होता है वो स्विंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि सिलने में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि किस में इस्तेमाल होता है वो नहीं, कौन इस्तेमाल करता है उस पर ध्यान देना है। तो निडल को कौन इस्तेमाल करता है, तो निडल को वो इस्तेमाल करते हैं जो क्या होता है, कपड़े सिलते हैं। तो कपड़े कौन सिलते हैं, तो कपड़े जो सिलते हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, उन्हें हम टेलर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। जो बाकी 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये जो होता है वो सिलाई करने में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि निडल सिलाई में इस्तेमाल होती है, उसी तरह थ्रेड और बटन भी सिलाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टेलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिस्ट इज टू पेंटिंग एज सेनेटर इज टू। 4 ऑप्शन है, अटॉर्नी, लॉ, पॉलिटिशियन, कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि मीनिंग किस तरह रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे आर्टिस्ट पेंटिंग से रिलेटेड है। हम जानते हैं आर्टिस्ट क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। आर्टिस्ट उन्हें कहते हैं कि जो पेंटिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेनेटर किससे रिलेटेड होगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि सेनेटर कौन होते हैं। आर्टिस्ट जैसे पेंटिंग बनाते हैं उसी तरह सेनेटर का काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सेनेटर उन्हें कहा जाता है जो लॉ को बनाते हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि जैसे कि आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं, सेनेटर्स क्या करते हैं। तो सेनेटर जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉ। ओके, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए आपके पास कुछ डायरेक्शंस है क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए, कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सीरीज बाय लुकिंग एट द लेटर पैटर्न। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें देखिए आप 4 लेटर्स दिए हुए हैं और बीच में एक ब्लैंक है। तो ये जो लेटर दिए हुए हैं वो किस तरह से लेटर पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी लेटर पैटर्न के हिसाब से आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को ढूंढ करके। तो आइए देखते हैं कि इन्हें हम कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड से और फर्स्ट लेटर से। तो आप फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर देखिए, वो क्या है, सी है। और दूसरे वर्ड का पहला लेटर क्या है, ई है। ओके, तो यहाँ पर ई, सी से ई वो
कैसे किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद डी आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। तो हम उस ऑर्डर को फॉलो करें तो सी के बाद हम डी को स्किप करेंगे यानी छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ई को लिखेंगे। ई के बाद एफ स्किप होगा यानी हम एफ को छोड़ेंगे, उसके बाद जी लिखा गया है। जी के बाद हम एच को स्किप करेंगे तो उसके बाद क्या आता है, आई आता है। और आई के बाद अगर जे को स्किप करेंगे तो के आता है। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हुआ है लेटर्स का। तो जैसे ही हमें पहला लेटर मिल गया फिलिंग द ब्लैंक्स में, उस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो बच गया हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब हम सेकेंड लेटर को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सेकेंड लेटर है वो और थर्ड लेटर है वो सभी वर्ड्स में सेम है, यानी कि सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एम है सबसे पहले और फिर ओ है। तो यहाँ पे कितने लेटर्स स्किप हुए हैं, एक लेटर स्किप हुआ है और वो कौन सा है, एन, क्योंकि एम के बाद एन आता है और एन के बाद ओ आता है। उसी तरह ओ के बाद पी आता है और देन क्यू आता है, तो पी को स्किप कर दिया गया है और क्यू को लिख दिया गया है। उसी तरह क्यू के बाद आर आता है और आर के बाद एस आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस। चूंकि लास्ट टू लेटर सेम है सभी में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एस होगा। और एस के बाद एक लेटर स्किप करके फिर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, एस के बाद क्या स्किप होगा, टी, और उसके बाद आएगा यू। तो इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी को डिस्कार्ड करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी कुछ सीरीज ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इस वर्ड के लेटर पैटर्न के हिसाब से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है इन चार ऑप्शंस में से कोई एक को चूज करके। तो इसमें हम पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले वर्ड का पहला लेटर है बी और दूसरे वर्ड का पहला लेटर है डी। ठीक है, तो बी के बाद डी आया है यानी कि किसको स्किप किया गया है, सी को स्किप किया गया है। ठीक है, और फिर डी के बाद एफ आया है, तो डी के बाद ई को स्किप करके एफ लिखा गया है। उसी तरह एफ के बाद एच आया है यानी कि जी को स्किप करके एच लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह एच के बाद किसको स्किप करेंगे, आई को स्किप करके हम क्या लिखेंगे, जे को यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही हमें पहला लेटर मिला, कौन कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ए और डी में से हमें करेक्ट चूज करना होगा। अब हम आते हैं सेकेंड वर्ड लेटर पे। तो पहले वर्ड का सेकंड लेटर है सी और दूसरे वर्ड का दूसरा लेटर है ई। तो सी से वो ई पे चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे डी स्किप हो रहा है। उसी तरह ई से फिर जी बना है, तो ई के बाद एफ को स्किप करके जी लिखा गया है, और जी के बाद आई, तो जी के बाद एच को स्किप करके आई लिखा गया है। तो आई के बाद हम क्या स्किप करेंगे, आई के बाद हम स्किप करेंगे किसको, जे को स्किप करेंगे। तो जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, अगेन तो डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, क्योंकि हमें हमें ऑप्शन छांटना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब हम तीसरे वर्ड को भी अगर हम पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे जे ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं खुद से भी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे फिर से एक लेटर पैटर्न दिया हुआ है इन वर्ड्स में, इनको फॉलो करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ पे देखिए जो लेटर पैटर्न है वो बहुत ही इजी सा है। पहले वर्ड का पहला लेटर है क्यू और दूसरे वर्ड का पहला लेटर है आर। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है, क्यू देन आर एस टी, अब टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो ऑप्शन सी और डी पहले ही डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए सेकेंड लेटर जो है सभी वर्ड का ए है, तो यहाँ पे भी इन दोनों ऑप्शंस में सेकेंड लेटर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो हम सेकेंड लेटर के बेसिस पे कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए हमें थर्ड लेटर चेक करना ऑब्वियस है और कंपलसरी है। तो थर्ड लेटर आप चेक करेंगे तो ये भी बिल्कुल कंटिन्यूअस एक के बाद एक लिखा हुआ है, आर एस टी यू, इसके बाद क्या आएगा, वी।
UAV, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अपना क्वेश्चन आंसर सेशन आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 13 के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। वो डायरेक्शन ये है कि 3 of the words are in the same classification and the remaining one is not. Find that odd one out. यानी इसमें ये कहा गया है कि आगे के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उनमें से 3 वर्ड्स जो होंगे वो सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे किसी बेसिस पे, ठीक है, और एक जो है वो उन तीनों से अलग होगा। तो वो जो अलग होगा, ऑड होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का वो ये है, डॉलर, पेसो, आउंस एंड यूरो। अब इन चारों वर्ड्स को ध्यान से देखिए। ये जो चारों ऑप्शन में वर्ड्स दिए हुए हैं, जो डॉलर है वो एक तरह का करेंसी है, ठीक है, पेसो भी है वो एक तरह का करेंसी है, आउंस जो है वो मेजरमिंग यूनिट है, आउंस है जो क्या है मेजरमेंट का यूनिट है, और यूरो जो है वो भी एक तरह का करेंसी है। तो इसमें जो 3 है वो क्या है? ये करेंसीज हैं। ए, बी और डी जो क्या है? करेंसी है, और आउंस जो क्या है वो करेंसी नहीं है। तो इसमें ऑड कौन सा हो गया? वो क्या हो गया? आउंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें ऑड वन अलग करना है, यानी कि ऑड वन को टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री, नेक्स्ट है अलजेब्रा, थर्ड है कैलकुलस और फोर्थ है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बहुत ही ऑब्वियस है देख के, जो ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस होता है ये क्या है? मैथमेटिक्स के टॉपिक है, जबकि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वो मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑड हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये इन इसके कैटेगरी में क्या है? नहीं आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है ये 4 ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस में से हमें ऑड वन को छांटना है। तो हम उसे कैसे छांटेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये तीनों बहुत देखने से ही आप पहचान सकते हैं कि ये जो 3 क्या है वो 2D फिगर्स है, 2 डायमेंशनल फिगर्स है। यानी कि इन सभी फिगर्स में लेंथ और ब्रेथ सिर्फ अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ 2 डायमेंशंस अवेलेबल हैं। बट कि क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हैं। तो ऑड कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, दैट इज द क्यूबॉइड। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड व्हेल। इसमें से हमें ऑड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फिश, स्नेक और क्रोकोडाइल होता है वो तीनों क्या करते हैं? एग ले करते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग। पर जो ये वेल होती है वो एग ले नहीं करती है, वो क्या करती है? वो बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पे जो वेल है वो इन तीनों से क्या है? अलग है, क्योंकि ये तीनों रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग, बट वेल डजंट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये 4 ऑप्शंस में हमें ऑड जो है उसको छांटना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्पून जिसे हम कहते हैं चम्मच जो खाने में इस्तेमाल होता है, सॉर्ड यानी तलवार जिसे हम युद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाइफ यानी कि चाकू, और फोक मतलब जो कांटे वाला चम्मच होता है उसे फोक कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे, जो स्पून होता है, नाइफ और फोक, ये 3 चीजें कहाँ इस्तेमाल की जाती है? किचन में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और जो सॉर्ड होता है वो क्या? किचन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि ऑड कौन हो गया? सॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये 4 ऑप्शंस में हमें ऑड जो है उसको छांटना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्पून जिसे हम कहते हैं चम्मच जो खाने में इस्तेमाल होता है, सॉर्ड यानी तलवार जिसे हम युद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाइफ यानी कि चाकू, और फोक मतलब जो कांटे वाला चम्मच होता है उसे फोक कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे, जो स्पून होता है, नाइफ और फोक, ये 3 चीजें कहाँ इस्तेमाल की जाती है? किचन में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और जो सॉर्ड होता है वो क्या? किचन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि ऑड कौन हो गया? सॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है, रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको आपको केयरफुली रीड करना है और इसमें जो पूछा गया है उसका करेक्ट ऑप्शन आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। 6 दोस्त जो हैं वो गोलाकार सर्कल बना के बैठे हुए हैं और सभी का फेस किधर है, सेंटर की तरफ। ठीक है। अब कहता है कि हरि इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। जो हरि है वो प्रकाश और पंकज के बीच में बैठा है। प्रीति जो है बैठी है मुकेश और ललित के बीच में। प्रकाश जो है मुकेश के दाहिनी तरफ है, सॉरी बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है। देन हु इज द सेकेंड राइट ऑफ हरि। तो हरि के राइट से दूसरे पे कौन बैठा है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले फिगर से देखते हैं कि कौन कहाँ पे बैठा है। तो हम सपोज करते हैं कि ये सर्कुलर वे में जैसे लोग बैठे हुए हैं वो ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है। सबसे पहले दिया है कि हरि इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रकाश है और यहाँ पे पंकज है। तो हरि कहाँ बैठा है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम हरि को पॉइंट करते हैं। ओके। अब कह रहा है कि प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रीति जो है मुकेश और ललित के बीच में बैठी है और जो प्रकाश है वो ललित के सॉरी मुकेश के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ प्रकाश है तो ऑब्वियस है कि इनके राइट में कौन होंगे, मुकेश होंगे। तो यहाँ पे हम मुकेश लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो अब ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेकंड लाइन का कि प्रीति जो है मुकेश और ललित के बीच में बैठी है। तो यहाँ मुकेश है तो यहाँ पे प्रीति बैठी होंगी और यहाँ पे कौन होंगे, ललित। तो ये हमारा 6 फ्रेंड इस तरह से बैठे हुए हैं, हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज टू द राइट सेकंड राइट ऑफ हरि। हरि से राइट में दूसरे नंबर पे कौन बैठा है। तो यहाँ पे हरि बैठा है तो हरि के राइट में किधर होगा, इस साइड राइट होगा हरि के लिए। तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, यानी कि हरि के साइड राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठे हैं, मुकेश बैठे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुकेश, ऑप्शन बी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि जो कलर है उनका नेमिंग चेंज किया गया है। हम क्या कह रहे हैं, व्हाइट को ब्लू कह रहे हैं और ब्लू को क्या कह रहे हैं, रेड। उसी तरह सारे कलर्स का नाम चेंज किया गया है। ठीक है। तो फिर पूछा जा रहा है कि ह्यूमन ब्लड किस कलर का होगा। तो 4 ऑप्शन है, रेड, ग्रीन, येलो एंड वायलेट। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। पर इस क्वेश्चन के अनुसार रेड क्या है, येलो है, रेड इज येलो। यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है। तो जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है तो वो रेड होता है और रेड इस क्वेश्चन के लिए क्या है, येलो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज द येलो कलर।